हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। इस क्वेश्चन का ये हमारा दूसरा क्लास है। इसमें अभी तक हम लोगों ने 35 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा है तो इसी चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट के माध्यम से उसको जरूर देखिए। आज हम 36 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। बीच में डिस्टर्ब ना हो इसके लिए स्टार्टिंग में कुछ ज़रूरी बातें जान लीजिए। हमारे इसी चैनल पे यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार टीआरई बिहार टीजीटी पीजीटी इन सब की प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से करवाई जा रही है और यूपी टेट के क्लासेस भी चल रहे हैं। अगर आप या आपके कोई साथी, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाले इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट तत्काल प्रभाव से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप हमें एक कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज पाया जाता है लिम्फोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ब्लड प्लाज्मा या फिर ल्यूकोसाइट। किसमें पाया जाता है? पहले तो बताइए ये सब हैं क्या। तो लिम्फोसाइट जिसे WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट जिसे RBC यानी रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, ब्लड प्लाज्मा, और ल्यूकोसाइट्स तो आप जानते ही हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी में जो है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सांद्रता जो है वो लाल रक्त कोशिकाएं यानी इरिथ्रोसाइट में उच्च पाया जाता है। अगर पूछा जाता है कि ये उच्च इसमें पाया जाता है तो कम किस में पाया जाएगा, तो कम पाया जाएगा ये प्लाज्मा में। किस में पाया जाएगा? प्लाज्मा में कम पाया जाता है। और इरिथ्रोसाइट में कैसा होता है? उच्च देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, इन अ पर्सन हैज़ कंज्यूम्ड एज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मीट, हिज यूरिन विल एलिमिनेट ग्रेटर अमाउंट ऑफ। मतलब कोई व्यक्ति है वो अधिक मात्रा में मांस खाता है, मांस का सेवन करता है, तो उसका मूत्र अधिक मात्रा में निकलेगा। मतलब उसमें क्या सबसे ज़्यादा निकलेगा? क्रिएटिन, यूरिया, सोडियम क्लोराइड या फिर अमोनो एसिड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिया। ठीक है, क्या निकलेगा सबसे ज़्यादा? यूरिया, क्योंकि मांस प्रोटीन का स्रोत होता है और प्रोटीन से यूरिया का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन द ब्लड इज कॉल्ड। रक्त में प्रोटीन चयापचय के टूटने वाले उत्पादों के संचय को क्या कहा जाता है? एन्यूरिया, ऑल्ग्यूरिया, यूरेमिया या फिर रीनल ट्यूब्यूल एसिडोसिस। सही जवाब हो जाएगा RTA रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रुधिर में प्रोटीन उपापचय के दौरान जो वज्र यानी कि जो वेस्ट पदार्थ या टूटने वाले उत्पादों के संचयन को रीनल ट्यूब्यूल अम्लता यानी रीनल ट्यूब्यूल एसिडोसिस कहा जाता है। ठीक है, एन्यूरिया क्या है? तो एन्यूरिया को कभी कभी एन्यूरोसिस कहते हैं। इसमें मूत्र का उत्सर्जन यानी कि जो यूरिन है वो पास नहीं होता है। किसमें? एन्यूरेसिस में या एन्यूरिया में। ये एक प्रकार के डिजीज़ है। इसमें जो है व्यक्ति जो है मूत्र उत्सर्जित नहीं कर पाता है। एन्यूरिया जो है ये किडनी के कार्य नहीं करने की दशा में ये देखने को मिलता है। वहीं पे बात करें अगर ऑलिगोरिया की, तो ऑलिगोरिया में मूत्र का उत्सर्जन कम होता है, कम मात्रा में होता है। जबकि बात करें यूरेमिया, तो इसमें रुधिर में यूरिया जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसे यूरेमिया कहा जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी तीन के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। अच्छे से पढ़ना है तो PDF ले लीजिए टेलीग्राम चैनल से, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन, ब्रश बॉर्डर अकर्स इन। ब्रश बॉर्डर स्थित होता है बोमेंस कन्वर्टर ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल या फिर लूप ऑफ हेनले। ब्रश बॉर्डर किस में पाया जाता है? PGT और PCS दोनों में आया हुआ क्वेश्चन। सही जवाब ऑप्शन बी, PCT प्रॉक्सिमल कन्वर्लेटेड ट्यूब्यूल में ब्रश बॉर्डर पाया जाता है। प्रॉक्सिमल कन्वर्लेटेड ट्यूब्यूल के एपिथेलियम में भी यह देखने को मिलता है। किसमें? एपिथेलियम में देखने को मिलता है। ये करता क्या है? ये जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाता है और रीअब्जॉर्प्शन में सहायता करता है। और क्या करता है? क्षेत्रफल को बढ़ाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूरियोटैलिक। इनमें से कौन सा यूरियोटैलिक है? सार्क, टोलस्टर, प्रोटोजोमन्स या फिर एनिलिडा। तो देखिए
उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर लोग एनिमल्स को अलग अलग भागों में रखा गया, यूरियोटैलिक, अमेनोटैलिक और यूरिकोटैलिक। अगर बात करा जाए यूरियोटैलिक की, जो यहाँ पे पूछा है, ये कौन होता है, तो वे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटैलिक कहा जाता है। और यूरियोटैलिक के अंतर्गत आता कौन कौन है, तो इसके अंतर्गत आता है एनिलीडा, एडल्ट एम्फीबिया, लार्वा नहीं, एडल्ट एम्फीबिया, और इसके अलावा मैमल्स, ये सभी कैसे होते हैं, यूरियोटैलिक होते हैं। तो एग्जांपल में आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो एनिलिड्स दिख रहा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एनिलिड्स, एडल्ट एम्फीबिया और मैमल्स, ये यूरियोटैलिक होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अमोनोटैलिक कौन सा है, तो जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो अमोनियोटैलिक होते हैं। इसमें जितने भी जल में रहने वाले एनिमल होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे फिशेज हो गई, क्रस्टेशियन हो गए, प्रोटोजोवंस हो गए। अगर आपसे पूछा जाए यूरिकोटैलिक, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आप में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया कि यूरिक अम्ल जो है ये किसका उत्सर्जित पदार्थ है। ये जो है यूरिक अम्ल जो है ये सरीसृप और बर्ड्स का उत्सर्जित पदार्थ है, लेकिन सारे सरीसृप का नहीं, कुछ रेप्टाइल्स और आल बर्ड्स के एक्सक्रीटरी मैटर के रूप में यूरिक एसिड जो है ये लोग एक्सक्रीट करते हैं। और एक होता है गोनोटैलिक। अब कल के वीडियो में मैंने आपको गोनोटैलिक एक्सप्लेन करा था, आज मैं आपसे पूछती हूँ, कल तो आप लोगों ने यूरिक एसिड वाला जवाब नहीं दिया, आज मैं इसको बता देती हूँ कि ये बर्ड्स का एक्सक्रीटरी पदार्थ है। और कुछ सरीसृप में भी, जैसे छिपकली हो गया, सर्प हो गया, इसमें देखने को मिलता है। छिपकली में तो हमें लगता है छिपकली गोनोटैलिक में आता है। अब आप बताइए गोनोटैलिक में कौन कौन से एनिमल आते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि गोनोटैलिक में कौन कौन से एनिमल आते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, यूरियोटैलिक, अमोनोटैलिक और यूरिकोटैलिक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, द स्नैक लिविंग इन डेजर्ट आर मेनली, मरुस्थल में पाए जाने वाले सर्प मुख्यतः होते हैं अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिक, अमोनोटैलिक या फिर यूरिकोटैलिक। तो देखिए जो डेजर्ट में होते हैं, जो मरुस्थल में होते हैं, उनको पानी नहीं मिलता है। जैसे बर्ड्स हो गया, इनको ज़्यादा पानी नहीं मिलता, ये आसमान में रहते हैं। तो जिनको पानी की कमी होती है, जिनको पानी नहीं मिल पाता, वो यूरिकोटैलिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। जो बहुत ज़्यादा पानी में रहते हैं वो अमोनोटैलिक होते हैं। कैसे होते हैं, अमोनोटैलिक। और जो यूरियोटैलिक होते हैं, यूरियोटैलिक, ये जो है इनको सब कुछ समान मात्रा में मिलता रहता है, जैसे एनिलिडा, एडल्ट एम्फीबियंस और मैमल्स। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। मरुस्थल में पाए जाने वाले एनिमल्स यूरियोटैलिक होते हैं, यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक मतलब यूरिक अम्ल का उत्सर्जन। अगला, यूरिकोटैलिक जंतु अपने मूत्र में निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जन करते हैं, वही क्वेश्चन पूछ लिया। तो अभी हम लोगों ने देखा था किसका करते हैं, यूरिक एसिड यानी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला, द एनिमल्स एक्सक्रीटरी यूरिया आर कॉल्ड, यूरिया उत्सर्जित करने वाले जंतु कहलाते हैं। जो यूरिया उत्सर्जित करते हैं वो क्या कहलाएंगे, यूरियोटैलिक। जो अमोनिया उत्सर्जित करेंगे अमोनोटैलिक, जो यूरिक एसिड उत्सर्जित करेंगे यूरिकोटैलिक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल के मसल्स में उत्सर्जी अंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अ फ्रेश वाटर मसल्स, ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ऑर्गन ऑफ कॉर्ड, ऑर्गन ऑफ हेनले या फिर ऑर्गन ऑफ क्यूबियर। एक मिनट में छोटा कर देती हूँ। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्गन ऑफ बोजेनस। स्वच्छ जल के मसल्स में उत्सर्जी अंग जो है ये ब्रिक की एक जोड़ी है, जिसे सामूहिक रूप से ऑर्गन ऑफ बोजेनस के रूप में जाना जाता है, जो पेरिकार्डियल गुहा के नीचे स्थित होता है। यानी पेरिकार्डियल जो कैविटी होती है उसके नीचे ये है स्थित होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन विल नॉट कंटेन नॉर्मली, ग्लोमेरुलर निस्यंदन में सामान्यता नहीं होता है ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, क्रिएटिन या फिर एल्बुमिन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या नहीं होता है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड और क्रिएटिन होता है। जो नहीं होता वो एल्बुमिन होता है। क्या होता है, एल्बुमिन, ये नहीं होता है और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। एल्बुमिन नहीं होता है। ग्लोमेरुलर निस्यंदन में अमीनो एसिड, यूरिया, ग्लूको एसिड, पानी, ये सभी पाए जाते हैं। सोडियम निस्यंदन ये होता कहाँ, सोडियम निस्यंदन, तो ये समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी कि पीसीटी में होता है, प्रॉक्सिमल कन्वर्जेटेड टिब्यूल। अगला क्वेश्चन, द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टुगेदर अकर्स इन, जल तथा सोडियम का पुनर्अवशोषण एक साथ होता है। बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, असेंडिंग लिम्ब्स ऑफ हेनले लूप। किस में होता है सोडियम का पुनर्अवशोषण, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डीसीटी। डीसीटी दूरस्थ संभवित नलिका।
डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें जो है सोडियम का पुनर्अवशोषण देखने को मिलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। डीसीटी में एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स की उपस्थिति में लवण यानी कि सोडियम, ये एक प्रकार का लवण है, साल्ट है, ये सक्रिय रूप से पुनर्अवशोषित हो जाता है। अगर पूछा जाए किस हार्मोन्स की उपस्थिति में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो किस हार्मोन्स की उपस्थिति में होता है, तो एल्डोस्टेरोन, किसके, एल्डोस्टेरोन की उपस्थिति में ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप इन्वॉल्व, सोडियम पोटेशियम विनिमय पंप किससे होता है, डिफ्यूजन, डिप्लास्मोलिसिस, ऑस्मोसिस या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सही जवाब ऑप्शन डी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। DSSB PGT बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये किडनी में कुंडलित नलिका में देखने को मिलता है। ये सक्रिय परिवहन का रूप है यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का रूप है, क्योंकि इसमें अवशोषण व गमन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सक्रिय गमन द्वारा आयन जो है वो पुनः रुधिर में चले जाते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, नंबर ऑफ यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल इन मैन आर अबाउट, मनुष्य में मूत्रवाही नलिकाओं की संख्या है कितनी है, 1 मिलियन, 2.4 मिलियन, 5.4 मिलियन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा जो ह्यूमन है उसमें मूत्रवाही नलिकाओं की संख्या यानी यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल की जो संख्या है वो लगभग 1 मिलियन होती है। आप कहें तो 1.5 मिलियन होती है, 1 से मतलब 1 से 1.5 मिलियन होती है। प्रत्येक ब्रिक यानी जो प्रत्येक किडनी है इसका प्रमुख ऊतक अर्थात पैरेन्काइमा लगभग 10 लाख लंबी महीन एवं अत्यधिक कुंडलित नलिकाओं का एक जटिल व ठोस पिंड होता है, जिन्हें ब्रिक नलिका या ब्रिकाणु कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, ब्रिकाणु कहा जाता है। ये ब्रिकों की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है, यही ब्रिक नलिका यानी ब्रिकाणु, जिसे आप इंग्लिश में नेफ्रॉन कहते हैं। इन्हीं में मूत्र बनता है जिससे उत्सर्जित पदार्थ खुले रहते हैं। ठीक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन बर्ड एंड रेप्टाइल इस, पक्षी और सरीसृप वर्ग के जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है। कुछ सरीसृप को छोड़ दें तो लगभग सभी बर्ड्स और सभी पक्षी जो हैं ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अमोनोटैलिक कौन होते हैं, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, इसमें फिशेज वगैरह आते हैं। और जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है यूरिकोटैलिक। क्या कहा जाता है, यूरिकोटैलिक। और यूरियोटैलिक होता है, यूरिकोटैलिक और यूरियोटैलिक में अंतर होता है। यूरिकोटैलिक में यूरिक एसिड का उत्सर्जन होता है और यूरियोटैलिक में यूरिया का उत्सर्जन होता है, जिसमें मेढक, स्तनधारी ये सब आते हैं। अगला, फ्लेम सेल्स होती हैं, फ्लेम सेल्स ज्वाला कोशिकाएं क्या होती हैं, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, सेंसरी या इन्फ्लेमेटरी। सबसे पहले तो ये बताइए फ्लेम सेल्स पाई किस में जाती हैं। तो फ्लेम सेल जो है ये आपका देखने को मिलता है उसमें क्या कहते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थेस में फ्लेम सेल देखने को मिलता है। और ये है क्या, तो ये एक प्रकार का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन बहुत मतलब ज़्यादा पूछा जाने वाला एक टॉपिक है। हम आपको सारे लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसको एक बार बता देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। अगर आपके पास कोई पेपर हो, कलर, कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है सबके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्टार्ट कहाँ से होता है, इसके पहले प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा ये तीनों जो है जनरल बॉडी सरफेस यानी GVC के माध्यम से, जनरल बॉडी सरफेस के माध्यम से ही, GVS के माध्यम से, जनरल बॉडी सरफेस के माध्यम से एक्सक्रीशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे पूछा जाए सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम किस में देखने को मिला, तो वो प्लेटीहेल्मिन्थ में देखने को मिला। उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या, तो फ्लेम सेल, ज्वाला कोशिकाएं हैं। इसके अलावा प्लेटीहेल्मिन्थ के बाद आता है एस्क्लेहेल्मिन्थेस, इसमें रेनट सेल पाया जाता है। उसके बाद आता है एनिलिडा, इसमें नेफ्रिडिया पाया जाता है। कैवर्स ऑर्गन में मोलस्का में कैवर्स ऑर्गन पाया जाता है।
ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको अलग से एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आर्थ्रोपोडा में मेलपिगियन टिब्यूल होता है। कॉक्सल ग्लैंड ये क्रस्टेशियन यानी प्रॉन में देखने को मिलता है। और क्लोरागोगन सेल जो है ये केचुए में यानी अर्थवर्म में देखने को मिलता है। अर्थवर्म किस फाइलम के अंतर्गत आता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए अर्थवर्म को किस फाइलम के अंतर्गत रखा गया है। बाकी अगर आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग से पढ़ना है तो आप बता दीजिएगा, एक शॉर्ट वीडियो बताकर मैं आपको समझा दूंगी, बस आपको कमेंट बॉक्स में बोलना है। अगला क्वेश्चन, फ्लैम सेल आर रिलेटेड विद, ज्वाला कोशिकाएं संबंधित हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो अभी हम लोगों ने देखा फ्लैम सेल किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से। और किसका है? प्लेटीहेल्मिन्थेस का। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थ के साथ साथ एक और फाइलम में आपको फ्लैम सेल देखने को मिलता है। वो कौन सा फाइलम है? अगर आपको पता है तो बताइए, अगर नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको नहीं पता है। फ्लैम सेल आप ऐसे लिखिएगा पूरा कि प्लेटीहेल्मिन्थ के साथ और किस फाइलम में फ्लैम सेल देखने को मिलता है, मुझे नहीं पता, तो मैं आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, फिल्ट्रेशन प्रेशर इज ह्यूमन किडनी इज अबाउट, मनुष्य के वृक्क में निस्यंदन दाब होता है लगभग 15 mmHg, 75 mmHg, 45 mmHg या इनमें से कोई नहीं। मनुष्य का जो वृक्क होता है इसमें जो फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है वो 15 mmHg होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना होता है? 15 mmHg होता है। प्रभावी निस्यंदन दाब जो होता है ये BCOP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक दाब यानी कि रक्त क्लोराइड ऑस्मोटिक दाब, BCOP, और प्लस इसमें जो है CHP यानी कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक दाब, इसके बराबर होता है क्या? EFP यानी कि प्रभावी निस्यंदन दाब। ठीक है, और अगर आपका बात करें GHP कितना होता है? GHP यानी BCOP कितना होता है? BCOP और CHP कितना होता है? ये 70 होता है, ये 30 होता है और ये 20 होता है। अगर इसको आप करेंगे तो 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50, और 50 70 में से 50 माइनस कर देंगे तो 20 mmHg निकल के आ जाएगा। तो ये लगभग 15 के नियरेस्ट है, तो आप 15 मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे इसका जवाब इनमें से कोई नहीं होना चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर ने इसका जवाब ऑप्शन ए माना है। अगला क्वेश्चन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन, परानिस्यंदन होता है ब्लड कैपिलरी, बोवेंस कैप्सूल, टिश्यू फ्लूइड या हेनले लूप। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है बोवेंस कैप्सूल के द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बोवेंस कैप्सूल में। ठीक, ऑप्शन बी। अगला, यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड बाय, यूरिक अम्ल उत्सर्जित किया जाता है पिजन, फ्रॉग, रैबिट या मैन। तो यूरिक अम्ल जो है ये बर्ड्स के द्वारा, तो बर्ड्स आपको कौन दिख रहा है? पिजन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। कीट पतंगे, मरुस्थल में रहने वाले सर्प, पक्षी, ये सभी यूरिकोटैलिक होते हैं और यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज मेनली ड्यू टू, रुधिर का परासरणी दाब मुख्यतः होता है। रुधिर का परासरणी दाब कितना होता है? ऑक्सीकरण के मतलब रुधिर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, यूरिया के कारण या फिर बैरियस प्रोटीन के कारण। सही जवाब, जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बैरियस प्रोटीन के कारण यानी विविध प्रोटीन के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वो प्रोटीन कौन से होते हैं? तो जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुमिन और अन्य जो प्रोटीन होते हैं वो ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरणी दाब के लिए जिम्मेदार होते हैं। केचुए का रक्त प्लाज्मा में घुलनशील, जो ब्लड जो केचुआ होता है, अर्थवर्म होता है, इसका जो हीमोग्लोबिन होता है ये इसके ब्लड प्लाज्मा में घुलन होता है और यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन जो है वो प्रतिदिन कितने लीटर यूरिन का उत्सर्जन करता है, अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, यानी वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसका जवाब लगभग सभी को पता है कि वो नेफ्रॉन होता है। वृक्क की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, विच कंटेन लीस्ट क्वांटिटी ऑफ यूरिया, यूरिया की सबसे कम मात्रा किस में होती है? पल्मोनरी वेन्स, रीनल आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेन्स या फिर रेनल्स वेन। यूरिया की सबसे कम मात्रा किस में देखने को मिलती है? पीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन।
सही जवाब ऑप्शन डी रीनल्स बेन। यूरिया की सबसे कम मात्रा वृक्कीय सिरा में देखने को मिलती है, यानी रीनल्स बेन में देखने को मिलती है। अगर आपसे इसका उल्टा पूछ लिया जाए कि यूरिया की सबसे अत्यधिक मात्रा किस में देखने को मिलती है, तो वो यकृत निवाहिका सिरा यानी हिपैटिक सिरा में देखने को मिलती है। हिपैटिक पोर्टल वेन में सबसे अत्यधिक देखने को मिलती है। जो लीवर में ऑर्निथिन चक्र के द्वारा बनी हुई यूरिया यकृत सिरा द्वारा यानी कि हेपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा क्या करती है, हेपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा किडनी में चली जाती है, और यहीं पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है यूरिया का मात्रा, और सबसे कम रीनल में। सबसे कम कहाँ पे? रीनल में। अगला क्वेश्चन, यूरिक अम्ल एक मुख्य नाइट्रोजनस अपशिष्ट है। यूरिक एसिड इज चीफ नाइट्रोजनस बेस्ड इंसेक्ट बर्ड, बोथ इंसेक्ट एंड बर्ड या एम्फीबियन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन सी, इंसेक्ट और बर्ड दोनों में ही यूरिक अम्ल देखने को मिलता है। ये यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। अगला, हाउ मच यूरिया इज एक्सक्रीटेड बाय अ हेल्थी पर्सन पर डे। एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन कितने % यूरिया का उत्सर्जन करता है? 100 ग्राम, 120 ग्राम, 40 ग्राम या 80 ग्राम। तो मैंने अभी आपसे पूछा था कि एक स्वस्थ मनुष्य जो है वो दिन भर में कितना मूत्र त्याग करता है, यूरिन उत्सर्जन कितना करता है। ये लगभग 1.5 लीटर करता है। कितना? 1.5 लीटर करता है। ठीक है, 1.5 लीटर। और अगर इसमें पूछा जाए यूरिया कितना होता है, कितने % यूरिया करता है, तो यूरिया करता है ये 25 से 30 ग्राम। कितना? 25 से 30 ग्राम। और कभी कभी ये मात्रा 25 से 40 ग्राम भी पहुंच जाती है, 40 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे इस हिसाब से जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए वो आप मार्क कर दीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पीएच से पूछा जाता है कि यूरिन का पीएच कितना होता है। तो यूरिन का जो पीएच होता है वो 4.8 से लेके 8.4 तक होता है, यानी अम्ल से लेके क्षार तक इसका पीएच होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ वर्टिब्रेट्स कंटेन मेसेंजियल सेल। कशेरुकों के निम्न में से किस अंग में मेसेंजियल कोशिकाएं पाई जाती हैं? ब्रेन, किडनी, ओवरी या टेस्टिस। जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है। किस में देखने को मिलता है मेसेंजियल सेल? तो ये देखने को मिलता है किडनी में, यानी ब्रिक में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मेसेंजियल सेल जो है ये ब्रिक में विशेष कोशिकाएं होती हैं जो ग्लोमेरुलस के मेसेंजियल का निर्माण करती हैं। मेसेंजियल मैट्रिक्स के साथ ब्रिक कोशिकाओं के समोहिनी स्तंभ का निर्माण करता है। मेसेंजियल सेल की संख्या ग्लोमेरुलस के कुल कोशिकाओं का कितना होता है? तो ये 30 से 40% होता है। कितना होता है? 30 से 40% होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, ट्राईमेथिलेमाइन ऑक्साइड यानी TMO किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? मैराइन फिश, स्पाइडर, बटरफ्लाई या मैराइन बर्ड्स। ट्राईमेथिलेमाइन ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इस क्वेश्चन को। अभी तक ये क्वेश्चन पीसीटी के एग्जाम में नहीं देखने को मिला, हो सकता है अब आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, और पीसीएस के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अक्सर पीजीटी एग्जाम में देखने को मिल जाता है, और ये थोड़ा अलग भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैराइन फिश। अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, ग्वानोटैलिक ये हर एग्जाम में लगभग देखा जा चुका है। ये थोड़ा अलग है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना, इसे डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। ट्राईमेथिलेमाइन ऑक्साइड किस में देखने को मिलता है? तो ये मैराइन फिश में देखने को मिलता है। ग्वानोलिन किसका है? तो मकड़ियों का है। ग्वानिन किसका है? मकड़ियों का। यूरिक अम्ल तितली में, बर्ड्स में, इन सब में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव में कैप्सुलर मूत्र जो समीपस्थ कुंडलित नलिका में प्रवेश करता है। इन ह्यूमन बीइंग द कैप्सुलर यूरिन entered the proximal convoluted tubule. आइसोटोनिक टू ब्लड, हाइपोटोनिक टू ब्लड, हाइपरटोनिक टू ब्लड या फिर आइसोटोनिक टू सी वाटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है आइसोटोनिक टू ब्लड। जब कैप्सुलर मूत्र समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी कि PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में प्रवेश करता है तो जो मूत्र होता है ये आइसोटोनिक होता है। कैसा होता है? आइसोटोनिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम जो है Na आयन ये सक्रिय परिवहन के माध्यम से पुनः अवशोषित हो जाता है, और जब मूत्र रूप ऑफ हेनले में पहुंचता है तब कैसा होगा? तब ये हाइपोटोनिक होगा। अगर पूछा जाए रूप ऑफ हेनले में कैसा होता है तो हाइपोटोनिक, और PCT में कैसा होता है तो आइसोटोनिक होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज परसेंटेज इन नॉर्मल यूरिन। द परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज
इन नॉर्मल यूरिन सामान्य मूत्र में ग्लूकोज का प्रतिशत कितना है? कितना होता है? 0.1, 2, 95 या फिर 0? तो इसका सही जवाब हो जाएगा LT में आया हुआ क्वेश्चन 0.1 ग्राम। सामान्य मूत्र में ग्लूकोज का जो प्रतिशत होता है वो 0.1 ग्राम होता है। मूत्र में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है यूरिन में? तो लगभग वाटर पाया जाता है, लगभग 95 से 96% पानी। और इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन ये सब देखने को मिलता है। इसके अलावा अन्य कार्बनिक पदार्थ जैसे ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड ये भी मूत्र में देखने को मिलता है। और इसके अलावा कुछ इसमें अकार्बनिक घटक यानी कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी देखने को मिलता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, साल्ट ये सब देखने को मिलता है। तो इसमें ग्लूकोज पूछा जा रहा है तो ग्लूकोज 0.1% होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ स्पाइडर, मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था मकड़ी का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो ग्वानिन है। ये ग्वानोटैलिक नेचर का होता है। ग्वानिन जो होता है ये जल में अघुलनशील होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक पाए जाते हैं ग्वानिन में। अगर पूछा जाए ग्वानिन में क्या क्या पाया जाता है तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक देखने को मिलते हैं और ये जल में अघुलनशील होते हैं। ये मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब LT ग्रेड 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, इन ह्यूमन बॉडी द साल्ट इज एसिमिलेटेड मेनली बाय, मानव शरीर में लवण मुख्यतः मुक्त होता है लीवर द्वारा, किडनी द्वारा, स्किन द्वारा या ब्लड के द्वारा? तो ये हम सभी को पता है जो साल्ट है वो किसके द्वारा निकलता है, किसके द्वारा रिलीज होता है? किडनी के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर में लवण मुख्यतः किडनी से मुक्त होता है। किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है? तो नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है मनुष्य रुधिर में सभी उत्सर्जी पदार्थों को हटाना और आवश्यक पोषक तत्वों को रुधिर में बनाए रखने का कार्य कौन करता है? यही नेफ्रॉन करता है। यहाँ पर रुधिर क्षमता है, अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं और जो जरूरी होता है वो ब्लड में फिर से मिल जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये भी LT में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, किडनी ट्यूब्यूल्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, वृक्क नलिकाओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है? यानी वृक्क नलिकाएं जो है इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे है? एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल या नन ऑफ एबव? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मीजोडर्मल। वृक्क नलिकाओं की उत्पत्ति मीजोडर्मल यानी मध्य त्वचा से होती है। इंटरमीडिएट मध्य त्वचा किडनी, मूत्रवाहिनी और वाहिका यानी कि बैसल्स बनाता है। मानव वृक्क का विकास भ्रूण के विकास के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है। अंतः त्वचा से बड़ी आंत यानी कि जो एंडोडर्मल है, एंडोडर्मल से क्या क्या बनता है अगर पूछ ले? मीजोडर्मल से तो मान लो किडनी हो गई। अगर एंडोडर्मल से पूछ ले तो लार्ज इंटेस्टाइन, लंग, लीवर और पेनक्रियाज, ये एंडोडर्मल होता है। कैसा होता है? एंडोडर्मल। अगर आपसे एक्टोडर्मल पूछ ले तो एक्टोडर्मल से ब्रेन, बैकबोन और ग्लैंड्स ये कैसे होते हैं? एक्टोडर्मल। ब्रेन, बैकबोन और ग्लैंड्स ये एक्टोडर्मल होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स, लीवर और पेनक्रियाज ये कैसे होते हैं? एंडोडर्मल होते हैं। और मीजोडर्मल क्या होता है? मीजोडर्मल आपका यहाँ पे जो किडनी है वो मीजोडर्मल है। अगला, द प्रोसेस ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द नेफ्रॉन में विक्राणुओं के नालवत पुनर्चूषण प्रक्रिया होती है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द नेफ्रॉन में बी पैसिव, बी एक्टिव, इन्वॉल्व्स कैरियर मॉलिक्यूल्स या ए और सी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पैसिव। वृक्राणु यानी कि नेफ्रॉन एक संयोजी ऊतक है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। यह मतलब फ्लूइड टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू नहीं, फ्लूइड टिश्यू है। या वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यह 4 भागों में बटा होता है। कौन कौन सा? पहला हो गया बोमेन स्फुट, दूसरा हो गया PCT, तीसरा हो गया लूप ऑफ हेनले और चौथा हो गया DCT। ठीक है, ये 4 भागों में बटा होता है। ये संरचनाएं प्रायः ग्लोम्युलर निस्पंदन का पुनर्अवशोषण करती हैं, जिसके लिए सोडियम आयन और ATP की आवश्यकता होती है। सोडियम आयन और ATP की आवश्यकता होती है। और यह कैसी क्रिया करती हैं? तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट चलाती हैं। कैसा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट चलाती हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। DSSB PGT में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, मैमेलियन किडनी सर्व टू एक्सक्रीट, स्तनधारियों में वृक्कों का कार्य किसको उत्सर्जित करता है? SS साल्ट, यूरिया एंड SS वाटर, SS साल्ट, वाटर एंड अमीनो एसिड, SS वाटर, यूरिया एंड अमीनो एसिड, नन ऑफ दीज?
तो मैमेलियंस किसका एक्सक्रीशन करते हैं? अगर आपको पता है कि ह्यूमन जो होते हैं ये अमीनो एसिड नहीं किसका उत्सर्जन करते हैं? तो यूरिया का करते हैं। तो इसका जवाब आप बहुत आसानी से दे जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि एसएस साल्ट, यूरिया एंड एसएस वाटर। स्तनधारियों में वृक्कों का जो प्रमुख कार्य है वो अत्यधिक लवण, जल तथा यूरिया का उत्सर्जन करना होता है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग जो होता है वो एक यानी 1 पेयर किडनी होती है। अगर नंबर में पूछा जाए तो ये 2 होती है और पेयर में पूछा जाए तो 1 पेयर होती है, जो रुधिर संचरण में उत्सर्जी पदार्थ को हटाने के साथ साथ रुधिर में लाभदायक तत्वों को बनाए रखने के लिए भी कार्य करते हैं। अगर किडनी की फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट पूछा जाए तो वो होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। नेफ्रॉन में रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण देखने को मिलता है। किडनी का कार्य क्या है? तो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको ब्लड से छानकर बाहर निकालना और जितने भी जरूरी पदार्थ हैं उनको ब्लड में मिलाने का कार्य ये किडनी करता है। और मैमल्स जो हैं, स्तनधारी जो हैं, ये अत्यधिक साल्ट, यूरिया और एसएस वाटर का एक्सक्रीशन करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। या यहाँ पे आपका जो है एक्सक्रीशन टॉपिक पूरी तरह से खत्म होता है। अगला हमारा टॉपिक नर्वस कंडक्शन है यानी तंत्रिकीय संचरण है। अगर आप उसको भी पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। जाते जाते कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।